ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। अनुभव और बदलावों का ही आधार है जीवन। जीवन में कई बार ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हम सबके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिसकी न तो हमें उम्मीद होती है और उससे भविष्य में संकट गहराने की आशंका बढ़ जाती है। इन सब के बीच भी हम सब अपने अपने स्तर से आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखते हैं, बस इस उम्मीद में कि एक दिन उम्मीदों का सूरज जरूर निकलेगा। कोरोना संकट के इस काल में ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया म्यूटेंट और इस सब ने दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आप भी चिंतित हो रहे होंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या तीसरी लहर ओमिक्रॉन के कारण आएगी या फिर जैसी दूसरी लहर का तांडव इस देश ने देखा है, क्या वो दोबारा तो नहीं आएगा। इन सब पर बात करेंगे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के अंक में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर अनुपम, आजकल पूरी दुनिया में बस एक ही बात की चर्चा है और वो है ओमिक्रॉन। जब से दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट का पता चला है, कई देशों ने ट्रैवल बैन लगा दिया है। अफ्रीकी देशों के साथ यात्रा प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर निगरानी, कोविड टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। इन सब के बीच जो एक आम व्यक्ति है जो अपने घरों में बैठा है, ऑफिस जाता है, रोजमर्रा के काम करता है, उसकी चिंता यह है कि अगर ओमिक्रॉन भारत में आ गया तो फिर उनका क्या होगा। क्या फिर कोरोना की दूसरी लहर की तरह इस बार भी तांडव देखने को मिलेगा? क्या इस बार भी मेडिकल व्यवस्था पर भार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? सबसे पहले ये बताइए, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है अब तक की जो जानकारी मिली है? हाँ आनंद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये एक नया वेरिएंट है। तो मैं सबसे पहले लोगों की शंका और लोगों का जो डर है, भय है, उसको दूर करना चाहूंगा भी कि अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन जो है, इसमें लोग भय इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। लेकिन ये बताना लाजमी है कि वायरस में हर हफ्ते ही 10-15 म्यूटेशन होना लाजमी है। और जैसे कि हम लोग पुष्ट दर पुष्ट कुछ अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को देखते हुए सर्वाइवल के लिए, वैसे ही वायरस भी अडेप्ट करता है और वायरस में म्यूटेशंस होना आमतौर पे लाजमी है। जैसे हमारी तो लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, 60 साल, 64 साल हो गया, अब 67 साल हो गया एवरेज लाइफ स्पैन। वैसे ही वायरस का तो बहुत कम होता है लाइफ स्पैन। तो ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं और इनमें हर रोज कुछ ना कुछ म्यूटेशन होती रहती है। तो डर इसलिए है कि ओमिक्रॉन में 30-40 म्यूटेशंस पाई गई हैं और उनमें से 25-26 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो पहले नहीं देखी गई जी। इसलिए डरने की बात है। लेकिन फिर भी अभी इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। ये अभी ये नहीं पता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो दूसरी लहर थी, जो सेकेंड वेव थी, उसमें जितनी मोर्टेलिटी और जितना दुख देखना पड़ा उतना इसके साथ हमें देखना पड़ेगा। अभी तक मोर्टेलिटी इससे हमें नहीं पता है और मोर्टेलिटी अभी सामने भी नहीं आई है। इन्फेक्शन के ज्यादा होने के चांसेस हैं, ट्रांसमिशन के ज्यादा चांसेस हैं, एक से दूसरे में संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा अभी लग रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी के अभी कोई भी केस जो है हमें नहीं सामने आया है। तो ये अच्छी बात है। अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इससे हमें नुकसान होने की संभावना क्या है। जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ एक और सवाल है कि जब से इस नए वेरिएंट का पता चला है, सोशल मीडिया, तमाम अखबारों और मीडिया माध्यमों से ये जानकारी मिल रही है कि इस पर कोविड वैक्सीन कारगर नहीं है।
अगर है भी तो बहुत कम कारगर है। जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली है उन पर भी खतरा बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बूस्टर डोज की भी वकालत होने लगी है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो लोगों ने दोनों डोज ले ली है, क्या इस वेरिएंट पर वो कारगर है? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है उसमें जो लोग दोनों खुराक से वैक्सीनेटेड हैं उसमें ये ओमाइक्रॉन से हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बचाव हमें पूरा मिलना चाहिए। अब ये हो सकता है कि अगर जैसे वैक्सीन 70% इफेक्टिव थी, तो अब जो है उसकी इसके अगेंस्ट हो सकता है 65% हो, 60% हो या 75% हो। तो ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। नया वेरिएंट है तो अभी एकदम से ये बताना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन कितना प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन ये नहीं समझिए कि वैक्सीन जो है निष्क्रिय हो जाएगी या वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। वैक्सीन पूरा हमें प्रोटेक्शन देगी जितना हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये संभावना इसलिए सोशल मीडिया पे और इधर बहुत ज्यादा है क्योंकि कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी हैं इसमें जो वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती है शरीर में जी। वो एंटीबॉडीज जहां असर करेंगी वहां पे कुछ म्यूटेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीबॉडीज जो बनी हुई हैं हमारे शरीर में वैक्सीन द्वारा जो बनी हुई उत्पन्न हुई है तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी। थोड़ा कम असर हो सकती है, जैसे डेल्टा के साथ भी था कि थोड़ा कम असर थी, लेकिन ये है कि ये एंटी वैक्सीनेशन बिल्कुल बेअसर नहीं होगा। इसलिए वैक्सीनेशन आज की तारीख में भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो जरूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बचाव है ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट भी और बाकी जो भी वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी। जी हाँ डॉक्टर अनुपम, नए वेरिएंट से अगर अलग हटकर कुछ बात करें तो भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। बहुत जगह पर तापमान कम होता जा रहा है। आप मेडिसिन विभाग के चिकित्सक हैं। बहुत सारे लोगों को इस मौसम में सांस फूलने की समस्या होने लगती है, सांस तेजी से चलने लगता है। जो मरीज निमोनिया से जुड़े होते हैं, इस मौसम में खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एक तो कोविड से भी बचाव के लिए एहतियात बरतना है, साथ ही साथ इन ठंड के मौसम में क्या सावधानी बरतें कि वो स्वस्थ जीवन शैली जी सकें? बहुत जरूरी है इस समय जो आपने कहा, वृद्ध लोगों में भी, सांस के मरीजों में भी इस समय जो खास तौर से उत्तरी भारत में हैं उनको तो प्रदूषण से भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जिनके फेफड़ों पे जरा पे भी दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, जो दमे के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, जिनको काफी धुएं से एलर्जी होती है, उन सब लोगों को सांस ज्यादा बढ़ने की दिक्कत होने की संभावना रहती है। कई लोगों को सिर्फ एस्थमा होता है जो प्रदूषण के अलावा ठंडी हवा से भी जो कई बार बढ़ जाता है, तो उनको भी ठंडक से बचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं कोविड से बचने के लिए, तो वो काफी कारगर सिद्ध होता है। धुएं से भी बचने के लिए, ठंडी हवा भी मुंह में एकदम से नहीं जाती है, तो इसलिए मास्क जरूर पहने। कोविड के अलावा और भी बीमारियां हैं जैसे कि फ्लू है, उससे भी मास्क से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मास्क पहनने से ये इन्फेक्शन वाली बीमारियां भी, धुआं और प्रदूषण वाली बीमारियां, ये सब कम होने की काफी संभावना रहती है। इसलिए मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इस समय से। जी हाँ, बिल्कुल, कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है। वेरिएंट कोई भी आए, लेकिन जो 3 आसान उपाय हैं, मास्क लगाना, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहना और जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करना, ये 3 उपायों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। वेरिएंट, जैसा कि डॉक्टर अनुपम बता रहे हैं कि वायरस में हर 10 से 15 दिन में नए नए म्यूटेशंस होते रहते हैं। ये एक नया म्यूटेशन है। अभी ब्यौरे की प्रतीक्षा इसलिए है चूंकि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में और चिकित्सक अपने अनुभवों के आधार पर ये देख रहे हैं और जो प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर गहन अध्ययन चल रहा है कि इसके कितने गंभीर खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो लेकिन खतरा कम हो इस नए वेरिएंट से। इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अनुपम, आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन अब तक नहीं ली है और उनके जहन में अब ये ख्याल आ गया है
कि अब तो इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर होगी, नहीं होगी, होगी भी तो कितनी होगी, तो हमें अभी रुक जाना चाहिए और जब कोई नई वैक्सीन आएगी जो इस पर कारगर होगी, उसे हम ले लेंगे। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ये स्केपिस्ट मानसिकता होती है कि आदमी जो है जो आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना चाहता है कि हाँ हम बचे हुए हैं, लेकिन उससे बचाव होता नहीं है। तो अपने हमारे जो हाथ में है, जो हमारे हिस्से में है, जितना हम कर सकते हैं वो करना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने कहा, त्रिकोणीय उपाय करना बहुत जरूरी है कि हाथ निरंतर धोएं, मास्क पहने और सामाजिक दूरी बना करके रहें। ये तो है ही। इसके अलावा टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण से आपकी एंटीबॉडीज जो बनती हैं तो कम से कम कुछ तो, देखिए एंटीबॉडी बनती है उनमें कई साइट्स होते हैं। एक जो वो कण बनते हैं एंटीबॉडीज के, तो वो जो वायरस है, वायरस में भी ऐसे कई एंटीजन होते हैं, उसमें कई प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन है, क्लीवेज साइट्स है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो एंटीबॉडीज किसी न किसी साइट पे तो काम करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी। तो टीकाकरण अभी भी बहुत ही एक सशक्त हमारे पास मार्ग है जिसको कि हमें करना चाहिए। और जो लोग नहीं टीकाकरण जिनका हुआ है उनमें खतरा होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ना सिर्फ बीमारी से, लेकिन अगर बीमारी नहीं भी गहरी होती है तो भी वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अगर खुद टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो वो इन्फेक्शन अपने जो घर में परिजन हैं उनके लिए भी वो इन्फेक्शन का ले जाने का कारण बन सकते हैं। अगर वृद्ध लोग हैं घर में तो उनको भी सीवियरिटी ज्यादा होने का खतरा है अगर आप इन्फेक्शन घर ले जाते हैं, क्योंकि आपने टीकाकरण नहीं कराया इसलिए। तो ये सब बहुत जरूरी है। और ये भी एक समझना जरूरी है कि जो अगर आपको इन्फेक्शन से आप बच रहे हैं तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये निष्क्रिय कर देती हैं, इसलिए आप बच रहे हैं। अगर आप इम्यूनाइज नहीं हैं और आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके शरीर में इन्फेक्शन पनपने का खतरा ज्यादा रहता है, और उसी में जब पनपेगा तभी म्यूटेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो आप जो है समाज के लिए, विश्व के लिए खुद खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अपने को जरूर टीकाकरण से सशक्त कर लें। जी हाँ, बिल्कुल। टीकाकरण इस समय सुरक्षा कवच की भूमिका में है कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में। और अगर आपने अब तक टीका नहीं लिया है तो जरूर लगवाएं। जैसा कि डॉक्टर अनुपम कह रहे हैं कि इस मानसिकता को छोड़ने की जरूरत है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है या नहीं है, ये शोध का विषय है। आपके लिए जरूरी है कि आप टीका जरूर लगवाएं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। सवाल है जी, माइक्रोन क्या है ये, और इससे हम बचाव कैसे रखें अगर ये भारत में आ जाता है तो? महेश जी, आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं। आप इस कार्यक्रम को अगर सुन रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया होगा। डॉक्टर अनुपम, आपसे अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे देशों ने ट्रैवल बैन लगा दिया है अफ्रीकी देशों से, जो वहां की उड़ान आ रही है, और ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं एयरपोर्ट पर कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है। ऐसे में जो लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं, उनको जब वो हवाई एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि अब बहुत सारे लोग डर गए हैं कि एयरपोर्ट पर कहीं हमें उन देशों से आए यात्रियों से संपर्क न हो जाए, कहीं हम भी संक्रमित नहीं हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ यात्रा भी कई कारणों से जरूरी है। क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है आनंद जी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले हम लोग ये भरी आबादी वाले, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हम लोग सोचते थे बीमारी आएगी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे हम लोगों का एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे तरक्की की है, उस हिसाब से अब जो बीमारी आती है वो हवाई जहाज के थ्रू आती है, क्योंकि हवाई जहाज से जो समय है वो बहुत कम हो जाता है और इन्फेक्शन ट्रेवल भी बहुत ज्यादा करता है। तो हवाई अड्डे जो हैं वहां पे इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल ज्यादा रहता है। लेकिन हाँ, आपको जब जरूरी है और आपको जाना ही पड़ेगा, कई चीजें होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कभी किसी शोक में जाना होता है, तो कभी जॉब के लिए जाना होता है, तो इन सब चीजों के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आप हवाई जहाज का ही उपयोग करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान वही रखना है कि आपके पास जो है दूसरे आदमी से आप दूरी बना करके रखें, अपना मास्क अच्छे से पहन करके रखें,
और एरोप्लेन में जाते समय शील्ड भी लगा सकते हैं आप, तो वो एक एडेड प्रोटेक्शन हो जाएगा आपके लिए जी। तो ये जरूरी है कि आप जब भी जाएं कहीं भी, चाहे भीड़ वाले इलाके में, अवॉइड करें। और जो एयरपोर्ट पर जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका बिल्कुल पालन करें अच्छे से। और ये चांसेस अभी नहीं है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स से जो है आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रों में कोविड के, जिन देशों में कोविड के ओमाइक्रॉन वेरिएंट अभी पता चले हैं, वहां से फ्लाइट्स तो बहुत कम कर दी गई हैं या प्रतिबंधित कर दी गई हैं। और बाकी जिन देशों में अभी नहीं है, वहां से आ भी रहे हैं लोग, तो वहां रैंडम स्क्रूटनी की जा रही है जी। और उसमें जो है अगर पता चलेगा तो कोविड का कोई भी पता चलता है मरीज आज की तारीख में, तो उनको भी फिर क्वारंटीन और आइसोलेशन किया जाएगा। तो इसलिए अभी ऐसा खतरा नहीं है, जो जा रहे हैं लोग वो सावधानी बरतेंगे तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट सर आया है जी सर, जो मौजूदा हमारी जो 2 वैक्सीन है सर, क्या उससे भी कारगर साबित होगी? और अगर नहीं होती है तो जो नया बनाने की जो बात आती है तो सर क्या उसमें चेंज किया जाता है कि पूरी तरह उससे नया ही बनाया जाता है? और वेरिएंट तो आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे आगे, समझो आते हैं, तो क्या सब वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन बनाना पॉसिबल है? और सर मेरा दूसरा सवाल है, अभी ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसका जो अपनी जो जांच व्यवस्था है, अपना आरटीपीसीआर और एंटीजन, क्या सर इसमें पकड़ने आ जाएगा वो? थैंक यू सर। डॉक्टर अनुपम, इनके 2 सवाल हैं। पहले सवाल का एक अंश हमने चर्चा कर लिया है। दूसरा भाग जो है पहले सवाल का, वो ये है कि अलग अलग म्यूटेशन के लिए क्या अलग अलग वैक्सीन बनाने की जरूरत होगी? देखिए, बिल्कुल सही है आनंद जी ने जो आपने कहा, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज श्रोताओं के लिए, सबके लिए कहना चाहता हूँ, वेरिएंट कोई भी आए उसके लिए जो त्रिकोणीय हल बताया था आनंद जी ने और मैंने भी बोला है, तो मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना और हाथ निरंतर धोते रहना, ये सबसे बड़ा उपाय है। और वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। वैक्सीनेशन जो है, शायद कोवैक्सीन जो है, हो सकता है सबसे कारगर वैक्सीन निकले जितनी भी वैक्सीन आज की तारीख में उपलब्ध हैं, तो ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट भी। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और जो आज की तारीख में हमारे पास सुविधा है जांच के लिए, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है, चाहे वो पीसीआर किट है, वो अपने में सक्षम है आज की तारीख में ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट भी पता करने के लिए। अगर कल को कोई और नया वेरिएंट आता है या कोई नई जानकारी पता चलती है, तो टेस्ट में संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आज की तारीख में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैक्सीन को भी और हम उजागर और अच्छा बनाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, तो वो समय के साथ साथ तो ये होगा ही। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ना हमें टेस्ट में कुछ चेंज करना है, जितनी जानकारी है हमारे पास, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हो, चाहे वो आरटीपीसीआर हो, और ना ही हमें वैक्सीनेशन में अभी कोई तब्दीली करने की, जब तक जानकारी नहीं आती, कोई करने की जरूरत लग रही है। तो अभी बिल्कुल बेफिक्र रहे। और हमारे पास बचाव भी वही है कि हमें अपने मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें सब लोग। उत्तर प्रदेश के बागपत से सोनू जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अब हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। सोनू जी के साथ हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है राजेंद्र जी। आनंद जी नमस्कार, और अनुपम डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो नया नया कोरोना का जो बदल रहा है रूप, ये इंसान में पहले कोरोना होती है उसके बाद ही बदलता है या कैसे? इसका बारे में जानना था, जो दूसरे इंसानों में फिर चला जाता है, इसके बारे में जान। जी डॉक्टर अनुपम, क्या म्यूटेशन मानव शरीर के अंदर होते हैं या फिर हवा में होते हैं, ये इनका प्रश्न है। बहुत ही जिज्ञासा इनकी जायज है, और मैं बताना भी चाहूंगा कि वायरसेस जो है मानव शरीर के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो अपने को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
तो ये जितनी भी म्यूटेशन होती हैं मानव शरीर के अंदर ही जब ये पनप रहे होते हैं तभी होती है म्यूटेशन, तो ये बाहर म्यूटेशन नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है कोरोना वायरस से, तो उनमें ही जब पनपेगा ज्यादा तो उनमें चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है हर आदमी को। यहाँ एक और व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर अनुपम कि जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई तो आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि डबल मास्क लगाने की जरूरत है, ज्यादा सुरक्षा के लिए 2 मास्क आपने बताया। अब जब इस नए वेरिएंट की दस्तक दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में हो गई है, भारत में अच्छी बात यह है कि अब तक इस वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है। अब आपकी क्या सलाह है, जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, जो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, या फिर जो लोग बाजार जा रहे हैं सामान खरीदने, उनके लिए क्या सुझाव देंगे कि सिंगल मास्क अब ठीक है या अब समय आ गया है फिर से डबल मास्क लगाने का? बाहर जो लोग जा रहे हैं आनंद जी, उनके लिए तो सिर्फ एक ट्रिपल लेयर मास्क जो है वो काफी है। उनको बाहर ना N95 की जरूरत है और कोई बहुत 2 मास्क की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग, क्योंकि बाहर संक्रमण अभी इतना नहीं फैला हुआ है कि आपको लगता है हर आदमी संक्रमित है, लेकिन अगर संक्रमण का लेवल स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है, या जैसे हम लोग अस्पताल में कोविड वार्ड्स में या कोविड ICUs में या जहां संक्रमण की बहुत ज्यादा संभावना है, वहां के लिए हम लोग डबल मास्किंग 2 मास्क लगाने के लिए कहते हैं, जिसमें कि एक N95 मास्क और एक ट्रिपल लेयर मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। तो इनकी अपनी अपनी परमेबिलिटी होती है, कितना वो रोक सकते हैं छोटे छोटे कणों को। तो आमतौर पे अगर आप सामाजिक दूरी रख रहे हैं और आप ट्रिपल लेयर मास्क या कपड़ा भी बांध रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन आप तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन जन साधारण के लिए मैं N95 मास्क पहनने के लिए नहीं कहूंगा। ट्रिपल लेयर मास्क पहने या कपड़ा बांधे, और ज्यादा से ज्यादा जो हेलमेट की जैसे शील्ड होती है आगे, या प्लास्टिक की शील्ड है, वो आगे लगा लें। वो अपने में बहुत है कि आपकी श्वास तंत्र में या मुंह में आपके इन्फेक्शन संक्रमण नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता वही है अंदर जाने का। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। अगर वो कर लेते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर अनुपम, एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। भारत गांवों का देश है। बहुत सारे गांव में लोग होते हैं जो ठंड से बचने के लिए अंगीठी जला लेते हैं, सूखी पत्तियों को जला लेते हैं, लकड़ियों को जला लेते हैं, और जिनके घर बंद होते हैं उसमें धुआं से कई तरह की समस्याएं होने लगती है। ऐसे में जब एक तरफ कोरोना का खतरा है, हमने देखा ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्या ये मिथ है कि घर में इस तरह की चीजों से दम घुटने की समस्या होने लगती है, या फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। इसमें बहुत जरूरी है ये सबको बताना, ना सिर्फ गांव में, शहरों में भी। जो लोग अंगीठी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं गर्माहट के लिए, और अगर बंद कमरा है, ऐसे ही जो हम लोग ब्लोअर्स जलाते हैं, हीट कन्वेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो बंद कमरों में, तो ये सब जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब बंद कमरा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का जो है एक विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे पॉइजन होने का बहुत खतरा रहता है, और उससे दम घुट करके मृत्यु भी हो जाती है कई लोगों की। तो ये बहुत जरूरी है, सर्दियों में बंद कमरे में कभी भी धुएं वाली चीज ना जलाएं, और कन्वेक्टर्स वगैरह भी अगर जलाएं तो जरा संभल करके जलाएं। वो बहुत देर तक नहीं जलने चाहिए बंद कमरे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी आदमी के लिए। जी, कुशीनगर से हमारे साथ सतीश कुमार जुड़ गए हैं। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, डॉक्टर अनुपम को भी नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जो आप 24 घंटे ड्यूटी करके और पूरे 70% लगभग 124 करोड़ की आंकड़ा पार हो चुके हैं ड्यूटी के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं। धन्यवाद जी। और मेरा भी गांव में करीबन 1000 लोग हैं, मैं उनको जागरूक करके और पूरे टीके का एक खुराक दे दिया हूँ, दूसरी खुराक देने वाला हूँ जागरूक करके। आपको भी बहुत बहुत बधाई जागरूकता फैलाने के लिए। अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा जैसे कि मेरा 3 सवाल है आज का। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने से
अचानक खांसी बुखार आ जाती है और सेकेंड डोज लेने पे कुछ नहीं होती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमें अपने शरीर की ब्लड कितने कितने दिन पर जांच कराने होने चाहिए। और तीसरा सवाल है, क्या बच्चों के वैक्सीन, ये जो 18 साल से ऊपर के जो वैक्सीन बने हैं वो कितने प्रतिशत तक प्रभावित है? जी डॉक्टर अनुपम, बहुत छोटे छोटे जवाब। पहली डोज और दूसरी डोज से कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले से बुखार भी आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है, दोनों से नहीं आ सकता है और दोनों से आ भी सकता है। तो इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आएगा ही आएगा बुखार खांसी। दूसरे बच्चों के लिए जो टीकाकरण है अभी लगाने की जरूरत नहीं है। 12 से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन जब सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी तब लगवाने की जरूरत है। अभी इतना कोई खतरा नहीं है जो हम उसके लिए तवज्जो दें। तीसरा सवाल इनका क्या था? ये जानना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को कितने दिनों के अंतराल के बाद अपने खून की नियमित जांच करवानी चाहिए? देखिए, 30 साल से कम पे तो जांच की जरूरत नहीं है जब तक कि माँ बाप में कोई बीमारी नहीं हो। और 30 साल के बाद जो है अगर एक बार जांच जरूर करानी चाहिए। अगर वो जांचों में कोई दिक्कत आती है तो फिर तो हर साल उस जांच की दिक्कत करानी पड़ेगी, और नहीं तो 5-5 साल पे आप करा सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं आती है, सारी जांचें ठीक आती हैं, तो फिर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे दोबारा से जांच करा सकते हैं। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। इंद्रभान जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं चिरमिरी राष्ट्रीय कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, प्रश्न ये है, RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर जो यात्रा के दौरान क्या उन्हें एयरपोर्ट में जांच कराना होगा? एयरपोर्ट पर जांच जो उधर से आने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जांच की सुविधा है। अगर आपको यात्रा करनी है तो आप 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट आपको साथ ले जाना होगा। आपको अपने घर के आसपास जो जांच केंद्र है उस पर जांच करवा के ही रिपोर्ट ले जानी होगी। अगर आप अपनी फ्लाइट पकड़ने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां RT-PCR की जांच बहुत मुश्किल है। इसलिए यात्रा में व्यवधान से बचने के लिए यही बेहतर है कि आप अपने नजदीकी जांच केंद्र पर जाकर जांच करवाएं और अपनी यात्रा का आनंद लें। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, बहुत संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस मौसम में बहुत सारे लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम की परेशानी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, गला भी खराब हो रहा है, तो क्या उन्हें कोरोना जांच करवाने की जरूरत है या फिर ये वायरल फ्लू के लक्षण हैं? देखिए, आजकल जो है ये नजला जुकाम मौसम बदल रहा है। अगर आपको बुखार रहता है 1-2 दिन तो जरूर जांच कराएं। खास तौर से अगर आपको घर में और 1-2 लोगों को हो जाता है बुखार तो जरूर जांच कराएं। बाकी आमतौर पे सवेरे शाम को जरा सी नाक बहना या हल्की सी खांसी आना, ये इसके लिए तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी की भाप लें, नमक के गुनगुने पानी से गरारा करें, उसी से ही ये ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, 1-2 दिन दिक्कत रहती है तो जरूर ध्यान रखें और बाहर जाते हुए मास्क जरूर पहनें। जी हाँ, बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अनुपम बता रहे हैं कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। जो 3 उपाय हैं, जो 3 कोविड नियम हैं संक्रमण से बचने के, मास्क लगाना है, जहां भी जाएं सुरक्षित दूरी का पालन करें, साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन उपायों को अपनाकर आप कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बच सकते हैं। और हां, अगर वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर लीजिए। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।